सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB TGT PYQ सीरीज़। तो DSSB के 2025 में जो हिंदी के एग्ज़ाम्स हुए थे उन्हें ही हम देखेंगे। सबसे पहले हम 17 अगस्त के एग्ज़ाम्स देखेंगे। तो 17 अगस्त के जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक 2 पार्ट में पेपर आता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2। तो पेपर 2 के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस करके दिए हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की रचना है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र की पहचान कीजिए। इसमें से पूछा गया है कि रेखा चित्र किसका है? तो स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास शेष 3 के बाद प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कल्याणी है जो 3 के बाद प्रकाशित हुआ है। इन तीनों के बाद कल्याणी प्रकाशित हुआ है। असंगत बताइए। तो अरे यायावर रहेगा याद या याद रहेगा, ये है अज्ञे जी का। यहाँ पे मोहन राकेश लिखा है इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस लेखिका ने नाटक नहीं लिखे हैं? महादेवी वर्मा ऐसी लेखिका है जिन्होंने नाटक नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाटककार और उनकी कृति के असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित इन द सेंस ये हुआ कि जिसका क्वेश्चन गलत दिया हो। तो इसमें है मृदुला गर्ग ठहरा हुआ पानी, ये गलत दिया हुआ है। बाकी मनु भंडारी बिना दीवारों का घर, मीराकांत काली बर्फ, कुसुम कुमार दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये सब सही हैं। किसी स्थान के जन जीवन एवं दर्शनीय स्थल का वर्णन क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। उपन्यासकार अज्ञे को आप किस कोटि में रखेंगे? तो उपन्यासकार अज्ञे जो हैं वो प्रयोगवादी हैं, इसलिए उसको मनोविश्लेषणवादी कोटि में हम रखेंगे। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की। रचनाओं में से कौन सी जीवनी है? तो जीवनी पूछा गया है, तो बापू के कदमों में ये एक जीवनी है। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो उपन्यास की जो रचना सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था बंगला से। हिंदी में सचेतन कहानी को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है महीप सिंह को। महीप सिंह ने क्या किया? सचेतन कहानी को प्रारंभ किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपन्यास का कौन सा वर्ग प्रेमचंद पूर्व नहीं प्राप्त होता? तो जनवादी वर्ग है जो प्रेमचंद पूर्व प्राप्त नहीं होता। बाकी कौन कौन प्राप्त होता है? घटनात्मक होता है, सामाजिक होता है, ऐतिहासिक होता है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष गलत है? इसमें गलत प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सन 1931 सही है, ध्रुव स्वामिनी सन 1933 सही है, स्कंदगुप्त 1928 सही है, अजातशत्रु 1912 गलत है। कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। इसमें भारतेंदु मंडल के कवि कौन इसमें नहीं है? तो नाथुराम शर्मा शंकर। राजेंद्र प्रसाद का संबंध निम्न में से किस रचना से है? देहरई भई विदेश से है, राजेंद्र यादव। किस जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की है। 1900 में इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका से हुआ? तो सरस्वती पत्रिका से हुआ। प्रिय प्रवास किसके जीवन पर आधारित है? कृष्ण के। और प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं उसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्नलिखित रचनाओं में रेखा चित्र कौन सा है? तो रेखा और रंग एक रेखा चित्र है। भक्ति काल की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो भक्ति काल में ज़्यादातर ब्रज भाषा में हुआ था। और अगर हम आधुनिक काल में बोले तो आधुनिक काल में ज़्यादातर जो भाषा उपयोग में थी वो खड़ी बोली थी। रीतिकाल को काव्य की आत्मा किसने माना? आचार्य वामन ने। निम्नलिखित में से कौन नई कविता पत्रिका का संपादन मंडली भी शामिल है? जगदीश गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल का समय, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, तो संवत 1375 से संवत 1700 तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम असंगत है? तो संदेश रासक जो है वो भक्ति काल का नहीं होगा, आदिकाल का होगा। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय किसे माना जाता है? रस संप्रदाय को। तुलसीदास का जन्म वर्ष कौन सा माना जाता है? 1532 तुलसीदास का जन्म वर्ष है। श्रृंगार विलास रचना किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की है। एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार हैं अज्ञेय। निबंध काव्य की विशेषता निम्न में से इसमें प्राय विचारधारा या भवधारा का प्राधान्य रहता है।
मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिहारी सतसई किस छंद में लिखा हुआ है? दोहा में, दोहा छंद में। किस रीतिकालीन कवि को मंझौला के राजा ने पुरस्कार प्रदान किया था? मधुसूदन दास। किसी के बहुआयामी व्यक्तित्व का आकलन करना क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। जीवनी जब कोई और लिखता है तो। धूप पौधों पर रचना के लिए गोविंद मिश्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। अब इसमें से पूछा है रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाओ। तो पद्मावत होगा, फिर रूपमंजरी होगा, फिर नल दमयंती होगा, फिर इंद्रावती होगा। दुनिया रोज बनती है के रचनाकार हैं आलोक धनवा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा रीतिकाल की नहीं है? तो नाथ साहित्य, ये आदिकाल में आती है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस का रचनाकाल है संवत 1631। खंड काव्य के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें वस्तु वर्णन चरित्र चित्रण के साथ कथा का विस्तार होता है। हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी को माना गया है। अछूत की शिकायत का काव्य संग्रह प्रकाशित हुई 1914 में। यात्रा वृतांत साहित्य की कौन सी विधा है? गद्य साहित्य। इस काम को जल्दी करने से तुम्हारा ध्येय पूरा हो जाएगा। तो ध्येय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में विसर्ग संधि। तो दुह जमा गुण हो जाएगा दुर्गुण का विसर्ग संधि हो जाएगा। जल ही जीवन है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सा जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है? दधि। दधि जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप में कितने भेद हैं? 4 भेद। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। मनोरथ मनह जमा रथ, तो विसर्ग संधि आ जाएगा। केशव दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1591, 1591। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात में। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाता है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। फारसी के प्रभाव से नागरी लिपि के निम्न में से किस वर्ण में नुक्ते का प्रयोग होने लगा? फ में। गीता सभी ग्रंथ का सार है। रेखांकित शब्द का अनेकार्थिक नहीं, अनेकार्थिक नहीं पूछा है। तो चोटी। तत्व है, रस है, निष्कर्ष है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943। पौचेरियू किसकी रचना है? स्वयंभू की। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी? जगत जमानाथ, तो व्यंजन संधि होगी। कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ? तो 9वीं सदी में हुआ। नासिर नहा लिया, नासिर ने नहा लिया। वाराह शब्द का पर्यायवाची तो शुकर होगा। सदन शब्द का पर्यायवाची निकेतन होगा। हमारे देश का उत्थान कब होगा? उत्थान, यहाँ पे उत्थान जो है वो गलत लिखा हुआ है। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, मूर्ख को सुउपदेश देना व्यर्थ है। विद्युत आपूर्ति तथा जल आपूर्ति अभाव के कारण कृषकों के पास भूंजी भाग नहीं है। तो भूंजी भाग का मुहावरा यहाँ पे होगा कुछ भी धन दौलत पास ना होना। जहाँ पर एक ही स्थान से एक से अधिक अलंकार निरीक्षिरवत मिले हुए हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संकर अलंकार। दिए गए विकल्पों में अमुष्य शब्द का तत्व रूप है उस। आँखों का तारा बहुत प्रिय। कुल कितनी शब्द शक्तियाँ होती है? 3 होती हैं। दिए गए विकल्पों में अष्ट शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। राष्ट्रीय संपर्क भाषा को भारत का संविधान सभा ने कब राजभाषा घोषित किया? तो 14 सितंबर 1949। इसी दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करता है क्या कहलाता है? उभय अलंकार। प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित यह मत है डॉक्टर नगेंद्र जी का। दाल न गलना वश न चलना मुहावरा। देख दीपक की लौ रोती है अरि हृदय को थाम, महल के लिए झोपड़ी बली होती है। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती लक्षणा। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं उभय अलंकार। राहुल बीमार था अतः इसलिए स्कूल नहीं गया। अतः गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे त्रुटि इसमें होगी।
अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। संपर्क भाषा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया? तो डॉक्टर दंगल झाल्टे ने। संविधान में सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा किसने माना गया? तो राजभाषा हिंदी को। अब यहाँ पे हमारे गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमारा गद्यांश का चिंतक का पर्यायवाची हो जाएगा विचारक, दरिद्र का हो जाएगा धनाढ्य, विलोम पूछा है। अगला है क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। निरक्षर का हो जाएगा अनपढ़। उचित शीर्षक होगा रामचरितमानस की विशेषता, ये दूसरा है। फिर इसका है मुख्य पहचानिए, तो रामचरितमानस लोक जीवन का महाकाव्य है। सूरदास का पाँव। अब ये 5 क्वेश्चन जो हो गए वो गद्यांश के कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो गद्यांश के हैं। सूरदास का पाँव एकाएक किस पर पड़ गया? तो भूबल पर। अगला क्वेश्चन दिया है, रास टटोलने पर सूरदास को क्या मिला? लोटा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस चीज़ के मिलने का पूरा विश्वास था? चांदी। गहराई शब्द का विलोम होगा छिछलापन। और लास्ट इसका 10th क्वेश्चन है, अधीरता शब्द का पर्यायवाची होगा आतुरता। तो हमारे टोटल 90 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन जो है ग्रामर और साहित्य से आता है, 10 क्वेश्चन गद्यांश से आता है और 10 क्वेश्चन आता है टीचिंग मेथडोलॉजी से। तो हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम 10 क्वेश्चन और करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी का। तो कक्षा में नाट्यकरण का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? सामाजिक भावात्मक अधिगम का निर्माण करता है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अन्योन्य क्रिया की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पहला है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया साझा गतिविधियों और निर्देशित अधिगम अनुभवों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास के लिए आधार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रकार का उद्देश्य मुख्य रूप से अनुदेशन के दौरान अधिगम की निगरानी करना और उसे निर्देशित करता है? तो निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव। स्कूलों में विषय डैश होता है, किसी ज्ञान शाखा के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक घटक। पाठ्यचर्या में जेंडर मुद्दे प्राय पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण और महिलाओं के योगदान का अपवर्जन को दर्शाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या योजना में समस्या शिक्षा और अंतर विषयी उपागम के बीच सही अंतर करता है? सामान्य शिक्षा में विषयों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है, अंतर विषय उपागम विषयों को जोड़ता है। ज्ञान शाखा डिसिप्लिन को सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? तो ज्ञान का सुव्यवस्थित रूप से संगठित एक क्षेत्र। अगला है, विषय शिक्षा क्षेत्र में पाठ्य योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विशिष्ट अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु, विधियाँ और आकलन को व्यवस्थित करना। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी समृद्धि और विकास को सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? अलग अलग प्रक्रिया जहाँ समृद्धि तथा तात्पर्य भौतिक आकार से है और विकास का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तनों से है। तो आज हमारा 17 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का ये पूरा टीजीटी हिंदी का हमने पीवाईक्यू का पूरा डिस्कशन कर लिया है। और रही बात इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम से ली है। टेलीग्राम चैनल है, एक मैम है जो हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा, उन्हीं के टेलीग्राम चैनल से मैंने ये पीडीएफ को डाउनलोड किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।